हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स-AFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ मार्च 2022। सो मार्च का महीना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग भी होती है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट सेशन में थी मार्च में। तो पार्लियामेंट सेशन में होने से फायदा क्या होता है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो रिलेटिव क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, और वो क्वेश्चंस के आंसर्स मतलब एक टाइप से एक अपडेशन होता है डेटा में, डिजिट्स में या फिर किसी स्कीम में क्या अपडेशन है, वो सारी चीजें हमें जानकारी मिलती है। अब ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? पीआईबी से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो पीआईबी एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। किसी भी एग्जाम को अगर आप देखेंगे, चाहे नाबार्ड है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन है, जनरली उसमें जो करंट अफेयर, डेटा, डिजिट्स या फिर कोई भी चीज पूछी जाती है तो उसका रेफरेंस जनरली पीआईबी होता है, जो आज तक एग्जामिनेशन में देखा गया है। तो पीआईबी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपडेट होना पड़ता है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के थ्रू हम कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्च के मंथ में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो इसका पीडीएफ आपको हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसको पीडीएफ को आप इसके ले भी सकते हैं। बट अगेन, क्योंकि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जनरली होता क्या कि हम पीडीएफ को इकट्ठा करते रह जाते हैं, बट उसको पढ़ते बहुत कम है। कुछ ही स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो जनरली आप इसको 5-7 मिनट इस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट कि आपको ये याद रहे कि हाँ आपने कहीं सुना था। और अगर आपको ये भी याद रहेगा कि आपने मार्च के जो करंट अफेयर्स थे उसमें सुना था, तो आप कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज से। तो कई बार क्या होता है कि हम जो ऑप्शंस होते हैं उसमें मंथ वाइज दिया रहता है, तो अगर आपको मंथ भी पता रहेगा तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 मार्च, इस दिन सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया गया, और इसकी थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो बेसिकली थीम हमेशा जनरली या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे हो उसकी पूछी जाती है, या फिर कोई एग्जामिनेशन बहुत करीब हो तब पूछी जाती है। अदरवाइज अगर 6-7 महीने के बाद है तो थीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डे आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। देन ये तो सब हर किसी को पता होगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। देन एक इंपॉर्टेंट और एक अच्छा दिन है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तो ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और वैसे रोज ही सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना है। देन 20 मार्च को ही वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे क्योंकि एक टाइप से आज के टाइप में हम देखते हैं पॉल्यूशन या फिर बाकी सारी चीजों की वजह से जितने भी हमारी नेचुरल या फिर फ्लोरा फौना है, हर चीज एक्सटिंक्ट हो रही है। तो बेसिकली स्पैरो के लिए डे उसको कंजर्व प्रिजर्व करने के लिए डेडिकेट किया गया है, और वो 20 मार्च है। देन मार्च 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, या फिर इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी कह सकते हैं इसको। तो इसकी थीम है चूज सस्टेनेबल वुड फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। तो हमें सस्टेनेबल वुड लोगों के लिए भी और इस प्लेनेट के लिए भी, दोनों के लिए ही चूज करना है, ये इसकी थीम थी, और ये मार्च 21 को सेलिब्रेट किया गया। देन 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, और वर्ल्ड वाटर डे की इस बात की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो ग्राउंड वाटर बेसिकली जिसको हम एक्विफर भी कहते हैं, वो वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी, और ये 22 मार्च को हमने सेलिब्रेट किया। तो आप देखेंगे कि काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्च के महीने में आते हैं, और वो भी एक साथ। देन 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, और अगेन इसकी जो थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन है। तो बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि आप देखते हैं कि आज के टाइम पे हम किसी भी चीज में बात करते हैं तो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, और सस्टेनेबिलिटी की बात हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो डिग्रेडेशन हो रहा है उस सारी चीजों से निजात पाने के लिए। देन ऑल्दो ये तो पुराना अपडेट है, सितंबर 2021 में ही गवर्नमेंट ने एमएसपी रिलीज कर दिया था फॉर द रबी सीजन क्रॉप्स। सो इस बार के लिए जो वीट का एमएसपी फिक्स किया गया है वो 2015 रुपीज पर क्विंटल है। लास्ट ईयर ये 1975 रुपीज प्रति क्विंटल था। 40 रुपए का इसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज किया गया है, क्योंकि अभी फसल कट रही है और बेसिकली किसान अपनी फसल बेच रहे हैं। तो ये अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं के लिए वो 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। देन सेकंड एडवांस एस्टिमेट, अगेन ये भी फरवरी में रिलीज हुआ था, बट ये डिजिट आपको याद रहना चाहिए कि 316.06 मिलियन टन है। और अगर लास्ट ईयर का देखें हम, जो फाइनल एस्टिमेट था वो अराउंड 307 मिलियन टन था। तो अभी उसमें अराउंड सेकंड में ही हम 10 मिलियन टन आगे चल रहे हैं फाइनल के, लास्ट ईयर के फाइनल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग। देन
पीएम किसान, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है और आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे जनरली दो स्कीम से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है पीएम किसान, दूसरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो 3 साल पूरे हुए हैं पीएम किसान को और बेसिकली इसका एम हर किसी को पता होगा कि फाइनेंशियल नीड्स को या फिर हम कहते हैं इनकम सपोर्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, रेट्रोस्पेक्टिवली इसको लॉन्च किया गया था। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के लिए पहली इंस्टॉलमेंट दी गई थी और ये आई थिंक आप सभी को याद हो ही गया होगा। तो 3 साल इस स्कीम को पूरे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको 6 साल पूरे हो गए हैं, 2016 में ये लॉन्च की गई थी। ओके, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो एटलीस्ट इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन पर्पसफुली मैंने ये लिया कि नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये अभी नहीं है, ये 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं 2023 से, जो कि यूएन ने डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट। तो इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट 2023 को किया गया है। ये नेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, मतलब जो इंडिया ने नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया था या फिर डेजिग्नेट किया था। ओके, देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। तो पहले होता क्या था कि जब भी फसल का नुकसान हो जाता था किसान को समझ नहीं आता था कि उसको जाके रिपोर्ट किसको करना है कि फसल उसकी बर्बाद हो गई है। वो बैंक जो जाए, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास जाए, वो एआईसी के पास जाए तो जाए कैसे और कांटेक्ट करे कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता था और वो भी 72 घंटे में ही करना है, अदरवाइज फिर उसको नहीं रिपोर्ट किया जाता था। तो अभी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, सो दैट कि फार्मर कहीं से भी अपने क्रॉप लॉस को रिपोर्ट कर सके। देन इज द केवीके, तो कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र का एक बहुत अहम रोल होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। सो रिसर्च के लिए नहीं होता है, बेसिकली रिसर्च जो हम नॉर्मली समझते हैं एग्रीकल्चर में कि नई वेराइटीज डेवलप करना या फिर कोई नए इंप्लीमेंट्स वगैरह इजाद करना, तो वो सारा काम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का होता है। कृषि विज्ञान केंद्र बेसिकली लोगों तक उस रिसर्च को पहुंचाते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 731 केवीकेज हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग एक केवीके होता ही है और जहां नहीं है वहां केवीकेज खोले जा रहे हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र या फिर फार्म साइंस सेंटर हम इसे कहते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो या फिर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में। देन डेटा फॉर द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है आज के टाइम पे, हम कह सकते हैं, क्योंकि एक स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, फॉर्मेशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर डेटा की बात करें एज ऑन 15 मार्च, तो जितने भी स्टेट वाइज नंबर अगर हम देखें रजिस्टर्ड एफपीओज का, वो है 7059, जो कि वेरियस एजेंसीज द्वारा बनाए गए हैं। वेरियस एजेंसीज मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाना किसी एक एजेंसी का काम नहीं है, बहुत सारी एजेंसी जैसे नाबार्ड है या फिर बाकी सारे जो कोऑपरेटिव्स हैं वो भी इस पे वर्क करते हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे वर्क करती है। तो इन सारी एजेंसीज के द्वारा मिला के 7059 एफपीओज बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एफपीओज एज ऑन डेट कहां पे सबसे ज्यादा है, तो कर्नाटका में 578 एफपीओज हैं। देन विमेन एफपीओज की बात करें तो 225 विमेन एफपीओज हैं, अगेन वेरियस एजेंसीज द्वारा ये बनाए गए हैं। देन इंसेंटिव फॉर द ग्रीन फार्मिंग। तो ग्रीन फार्मिंग, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि आज के टाइम पे किसी भी चीज की बात होती है, यदि आप यूनियन बजट 2022 और 23 को भी देख लेंगे तो वहां पे भी बात की गई सस्टेनेबिलिटी की। अब सस्टेनेबिलिटी क्या चीज है कि हम अपने रिसोर्सेज को जुडिशियली यूज करें सो दैट कि हमारी आने वाली जनरेशन को भी उनका लाभ मिल सके। सो द इंसेंटिव फॉर द ग्रीन फार्मिंग। ग्रीन फार्मिंग की बात जब भी हम बेसिकली करते हैं तो दो चीज हमारे माइंड में आता है, एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग और दूसरा है नेचुरल फार्मिंग। ओके, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में कुछ बेसिक डिफरेंस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है इसमें हम ऑर्गेनिक इनपुट से यूज करते हैं। नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस ये होता है, यहाँ पे भी हम सारी चीजें ऑर्गेनिक यूज करते हैं बट ऑन फार्म उनकी फॉर्मेशन की जाती है, मतलब बाहर से हम कुछ परचेज करके नहीं लाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक इनपुट परचेज करके लाए जा सकते हैं बट यहाँ पे कोई भी चीज परचेज नहीं करनी है। तो बेसिकली जो फार्म है उसी में सारी चीजों को रिसाइकिल करके या फिर वहीं पे रीयूज करना है। तो अभी एट प्रेजेंट दो स्कीम इसके लिए चल रही हैं जो इस एरिया पे काम कर रही हैं। एक परंपरागत कृषि विकास योजना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को बेसिकली प्रमोट करती है। दूसरी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ये नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करती है। ये दोनों चीज आपने ध्यान रखनी है। फिर नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड एक हम कह सकते हैं कि एक डेटा है कि आंध्र प्रदेश ने 2018 में कहा था कि वो अपने स्टेट में 100% नेचुरल फार्मिंग करेगा बाय 2024। और अभी आपने इस बार के बजट में भी देखा, यूनियन बजट में नेचुरल फार्मिंग में अलोंग द गंगा रिवर बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है।
देन कंसेप्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, या हम कह सकते हैं उसके कंपोनेंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर नेचुरल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। एक तो मैंने आपको बताया, उसके अलावा भी कोई डिफरेंसेस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आपको लगता है कि इसको हमको डिटेल में डिस्कस करना चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। हम नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल फार्मिंग के बेसिकली 4 कंपोनेंट है, बीजामृत, सीड ट्रीटमेंट, जीवामृत मतलब प्लांट प्रोटेक्शन को विद द यूज ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म हम बेसिकली कह सकते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या फिर नेचुरल प्रेडेटर एनिमी या वगैरह, इन सारी चीजों से। देन वापसा, तो बेसिकली जो हमारा वाटर कंडेंसेशन है या फिर सॉइल को एनरिच करना। देन मल्चिंग, मल्चिंग मतलब जो वाटर लॉस है थ्रू द सरफेस ऑफ सॉइल उसको कंट्रोल करना। तो ये बेसिकली 4 कंपोनेंट्स है नेचुरल फार्मिंग के। ओके, देन एमएसपी फॉर द रॉ जूट 2022 एंड 23, तो ये फिक्स किया गया। अब अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं कि इसको आप याद रखें, 4750 मे बी इसको कहीं पे पूछा जा सकता है, तो आप इस एटलीस्ट एक बार बस पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि 4750 है। देन इस बजट में बात की गई केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग की, और सिमिलरली गवर्नमेंट ने डीपीआर मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई है फॉर 5 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें है दमन गंगा पिंजल एंड प्रतापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार एंड पेन्नार कावेरी। तो इन रिवर्स के भी इंटरलिंकिंग के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई गई हैं। देन एक जो डेटा के मामले में अपडेट हम कहें तो फाइनल एस्टिमेट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिलीज हुआ 2020 एंड 21 का, और इसके साथ ही साथ फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 2021 एंड 22 का रिलीज किया गया। तो हम देखेंगे टोटल प्रोडक्शन जो हुआ है वो 334.60 मिलियन टन हुआ। इससे पहले की साल की बात करें अगर हम 2019 और 20 की बात करें तो ये 320 मिलियन टन था। उससे पहले की बात करें 2018-19 की तो ये 310 मिलियन टन था। तो हर साल लगभग 10 मिलियन टन इंक्रीज, और इस बार अराउंड 14 मिलियन टन का इंक्रीज वेजिटेबल प्रोडक्शन में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। देन फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट की हम बात करेंगे तो ये 333.25 मिलियन टन है, जितना लगभग फाइनल एस्टिमेट है उसी के बराबर। ओके, देन कुछ हाइलाइट्स हैं उसके। बेसिकली मैंने आपको पहले बता ही दिया कि 2019-20 में क्योंकि ये 320 मिलियन टन था तो अराउंड 14 मिलियन टन इसमें इंक्रीज हुआ है। देन केसीसी के बारे में हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 3% इंटरेस्ट सबवेंशन कब मिलती है और 2% इंटरेस्ट सबवेंशन कब मिलती है, और इन दोनों को हम किस नाम से जानते हैं। देन यूटिलाइजेशन ऑफ बजट फॉर द डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, तो बेसिकली ये मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे कि जो हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल एस्टिमेट्स हैं एग्रीकल्चर इनकम के। सो जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड हुआ था नासो के द्वारा 77th राउंड जनवरी टू दिसंबर 2019, उसके द्वारा हमें ये पता चला कि जो एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है सारे सोर्सेज से मिलाकर इट इज 10,218, क्योंकि जब हम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम तब होगी जब हमें फार्मर की इनकम पता होगी। तो अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये है। देन दिस इज द फाइनल एरिया कवरेज अंडर द रबी क्रॉप्स। अगेन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक जनरली आप इसको ध्यान रख सकते हैं। शेयर ऑफ जीवी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन टोटल इकोनॉमी एट करंट प्राइसेस, तो ये क्योंकि अभी आपने पहले भी ये टेबल देखा होगा तो यहाँ पे लिखा रहता था टू बी रिलीज इन जनवरी 2022, तो ये रिलीज हो चुके हैं। थोड़ा बहुत डेटा यहाँ पे चेंज होता है, इसलिए जनरली आप देखेंगे कि एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे में हमने डिस्कस किया था, वो आपको याद रखना ही है। बट ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है इनकम एस्टिमेट्स है इसके अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हैं। सो ये 20 है, पहले ये 20.2 एक्सपेक्ट किया गया था बट अभी फाइनल 20.0 है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। बट अगेन जीवीए करंट बेसिस पे या फिर फिक्स प्राइसेस पे देखने का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है या फिर हम कह सकते हैं जो जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे है, तो उसको आप जरूर देखिए। सो दिस इज ऑल फॉर मार्च 2022 एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आप नाबार्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आई एग्जाम भी की साइट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 2018, 2019, 20, 21 हर साल का ही मॉक टेस्ट आप यहाँ पे अवेलेबल है। मॉक टेस्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल हैं, और आप अभी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी रिक्रूटमेंट थी एग्जिस्टिंग रिक्रूटमेंट बस वो फाइनल होने ही वाली है। मे बी उसका इस मंथ एंड तक रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर नई रिक्रूटमेंट चालू हो जाती है, तो जुलाई अगस्त में फिर से रिक्रूटमेंट हो जाएगी, तो फिर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आप अभी से पढ़ना शुरू करें।
देन सिमिलरली अगर आप IBPS AFO की या फिर किसी भी एग्जाम IFCO AGT या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम की साइट पे प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, तो आप जरूर अटेम्प्ट करें और उससे खुद को हमें पता भी चलता है कि हमारी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा कोई भी आपकी डाउट क्वेरी है तो आप हमें इस मेल पे या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।